चलिए आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। बहुत सिंपल बात है, पहले हम समझा देते हैं आपको, फिर एक एक करके हम चलते हैं। कभी आप लोगों ने नदी बहते हुए देखा होगा, नदी बहती है, देखा होगा नदी की धारा एक ही दिशा की ओर जाती है, हमेशा दूसरी दिशा की ओर धारा कभी नहीं आती है, एक ही दिशा की ओर धारा हमेशा बहती है। तो सेम कंडीशन यही स्थिति होती है किसके साथ, तो यही सेम कंडीशन होती है धाराओं, जल धाराओं के साथ जो महासागरों में बहती हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ हमेशा बहती रहती हैं, कंटिन्यू पूरे वर्ष जो है एक ही दिशा में वो बहती हैं। ठीक है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं जल धाराएं बोलते हैं, जो सागर में एक ही दिशा की ओर हमेशा चलती हैं। ठीक है ना, और यह हमेशा 12 महीने हमेशा कंटिन्यू जो है चलती रहती हैं। और ये उत्पन्न क्यों होती हैं, तो इसकी उत्पत्ति पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पानी हल्का होता है, जल हल्का होता है तो पीछे की ओर छूट जाता है, तो पीछे की ओर जलधारा के रूप में वो चलने लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे आप लोग शहर में जो लोग रहते होंगे उनको देखा होगा, नाला देखा होगा, नाला कितना तेजी से बहता है, पानी उसमें बहता हुआ देखा हुआ नाला। और जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो नदी देखे होंगे, या हो सकता है कि वो लोग नहर देखे हों बहते हुए। तो जैसे नहर और नदी बहती है वैसे ही जलधाराएं बहती हैं, सागरों में बहती हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग जलधारा कहते हैं। और जलधारा दो प्रकार की होती हैं, जलधारा दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा गर्म जलधारा का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, निर्धारण कैसे होता है, तो ठंडी जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। ये बात याद रखना हमेशा, ठंडी जलधारा कहाँ चलती हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं, जबकि गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है, तो वो गर्म हो जाती हैं। क्यों गर्म होती हैं, गौर करना। विषुवत रेखा के पास तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा यहाँ गर्मी होती है, और जब यहाँ तापमान ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा गर्म रहेगी। ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा गर्म रहेगी। क्यों, क्योंकि जहाँ से सोर्स हुआ, जहाँ सोर्स है इसका, जहाँ से चल रही है वो स्थान क्या है, गर्म है, वहाँ पानी गर्म है, तो इसलिए वो जलधारा क्या होगी, गर्म रहेंगी। और जो जलधारा, मैंने अभी क्या बताया, जो जलधारा पोल से, दोनों नॉर्थ और साउथ पोल से विषुवत रेखा की ओर चलना शुरू करें, वो क्या होंगी, ठंडी होंगी। क्यों, क्योंकि ये पोल के पास बर्फ जमी होती है, तो यही इनका सोर्स होता है, और यहीं से जब जलधारा चलती है तो ये ठंडी रहेगी। और जैसे जैसे विषुवत रेखा के पास पहुंचेगी वैसे उसका नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, और जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक तरफ गर्म जलधारा, एक तरफ ठंडी जलधारा, तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो हमारी पृथ्वी पर दो तरह की जलधाराएं हैं, ये बात याद रखना। एक जलधारा है ठंडी और दूसरी है गर्म। ठीक है, तो गर्म और ठंडी जलधाराओं का यही जो दो तरह की धारा होती हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ऐसे याद होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है, किस महासागर में कौन सी जलधारा चलती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कौन जलधारा कहाँ चलती है, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना, इसको बेहद जरूरी है। ठीक है ना, कि कौन जलधारा कहाँ बहती है और कैसे बहती है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, और जलधाराओं का मिश्रण कैसे है, क्या है, कैसे है। ठीक है, जलधाराओं का मिश्रण कहो कैसे है, इसको बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना वो सिंपल है कि जो जलधारा जो है पोल से, फिर से बता देता हूँ, जो जलधारा पोल से विषुवत रेखा की ओर आए वो ठंडी, और जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए वो गर्म रहेगी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये देखो एक मैप यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है,
ये मैप है विश्व में जो है जल धाराओं के लिए जो ये बनाया गया है, कौन कौन महासागर में जल धाराएँ जो है, कौन कौन महासागर यहाँ पे बने हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं महासागरीय जल धाराओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महासागरीय धाराएं है क्या। तो सागर तल की विशाल, सागर तल पर ये कहाँ चलती हैं, जल धाराएं कहाँ चलती हैं, सागर तल पर चलती है, ना कि नितल पर चलती हैं। तो सागर तल की विशाल जल राशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहा जाता है, ठीक है ना। धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है, ठीक है। पहला है प्रवाह, ठीक है। जब पवन वेग से प्रेरित होकर के सागर की धाराएं सतह पर जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। याद रखना, जल धाराएं जब हवा के वेग से चलती है, हवाएं जब उतरती हैं सागर पे तो बहुत तेजी से चोट मारती हैं, और जब बहुत तेजी से चोट मारती हैं तो उसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं या प्रवाह बोलते हैं जलधारा को। इसी गति मंद होती है क्योंकि हवाएं बहुत चोट तो मारती हैं लेकिन इतनी चोट नहीं मारती कि पानी को बहा ले जाएं, ठीक है ना। तथा केवल ऊपरी जल की ही गति होती है, केवल ऊपरी जल ही हल्का हल्का हिलता रहता है, जैसे दक्षिणी और उत्तरी अटलांटिक अपवाह, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। करंट क्या है, धारा क्या है। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है, जैसे एल नीनो जिसे एक धारा हो, या कई भी धाराएं होती हैं ऐसी। अभी मैं एक करके आपको सारे महासागरों की चर्चा मैं करूंगा तो बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है, किस महासागर में कौन सी जलधारा बहती है, कौन ठंडी है और कौन गर्म है। तो आपको ये याद रखना बेहद जरूरी है कि किस महासागर में कौन सी जलधारा बहती है, उसका नाम किस में रखा गया है। तो उसका नाम याद रखना, उसका नाम हमेशा जो है वहाँ के स्थानीय नाम पे रखा जाता है, ठीक है। तो जलधारा जो है, जो ये सागर तल पर निश्चित दिशा की ओर एक निश्चित दिशा में हमेशा बहती हैं और अपनी दिशा चेंज नहीं करती हैं ये, ठीक है। तीसरा है विशाल जलधारा। विशाल जलधारा उसे कहते हैं जब सागर का अत्यधिक जल धरातल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील हो। एक होता है ना कि धारा बहती है तो उसकी चौड़ाई कम होती है, लेकिन जब नदियों की तरह बहुत लंबाई में बहती रहे तब वो जो है उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम लोग कहते हैं जो है विशाल धारा, या बहुत स्ट्रीम, उससे हम स्ट्रीम की तरह बहती हैं, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। इसी गति प्रवाह धारा से अधिक होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है बहुत तेजी से बहती है। सागर का जल सदा गतिशील रहता है। सागर का जल क्या होता है, हमेशा गतिशील रहता है, जैसे वो लहर के रूप में भी हो सकता है, वो जो है लहरों के सुनामी के रूप में भी हो सकता है, और जलधारा के रूप में हो सकता है। सनमार्गी पवन का प्रवाह, सनमार्गी मतलब होता है व्यापारिक पवनों का प्रवाह, जल के भाप और घनत्व में अंतर, वर्षा की मात्रा, पृथ्वी की गतिशीलता आदि कारक धाराओं को जन्म देने में सहायक हैं। बहुत सारे कारण हैं, मैं एक एक करके सबकी चर्चा करूंगा। तो बहुत सारे कारक हैं जो जल धाराओं के उत्पन्न करने में योगदान करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ये पृथ्वी है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो जल क्या होता है, पीछे की ओर छूट जाता है। तो जब पीछे की ओर जल चलने लगता है, किसके, पृथ्वी की गति के अपोजिट जब चलने लगता है तब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जलधारा। अब जलधारा की गति को बढ़ाने में, उसको घटाने में, ठीक है, इस सब के लिए योगदान किसका होता है, तो पवनों का होता है, जल का घनत्व का होता है, ठीक है, जल के भाप का होता है, और वर्षा की मात्रा का होता है, ठीक है। और कई कारण इसमें जिम्मेदार होते हैं जो पृथ्वी जो इसकी गति को बढ़ाते हैं या फिर घटा देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जलधाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं और उनके कितने कारक हैं। तो 6-7 कारक हैं, सबकी मैं चर्चा एक एक करके करूंगा, सबके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन जो है पवन जलधाराएं कौन कौन उत्पन्न करता है उसमें, ठीक है। तो पवनों का सबसे बड़ा योगदान होता है, पवन और पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन और पवन दोनों का योगदान होता है जलधाराओं के बढ़ाने में, ठीक है ना, उत्पन्न करने में। इन सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की।
सबसे पहले हम जो है पवनों की ना करके हम सबसे पहले पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी की घूर्णन की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी की परिक्रमण गति। सागरों में धाराओं का प्रवाह प्रायः गोलाकार होता है। धाराओं की यह प्रकृति पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित है। फेरेल के नियमानुसार धाराएं उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी कारण धाराओं का प्रवाह धीरे धीरे गोलाकार होता चला जाता है। धाराएं गोलाकार में बहती हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, एक चक्र बनाती हैं हमेशा, ठीक है ना। तो ये फेरेल के नियम के अनुसार जो है धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। उसको क्या कारण है वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। लेकिन वो कारण क्या है, वो कारण है पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चलेगी तो धाराएं पीछे की ओर मुड़ जाएंगी, तभी हम धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अगला, जलधाराओं की उत्पत्ति में सबसे जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें वो होती हैं, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, वायुमंडल जब बताऊंगा तो बताऊंगा वहाँ डिटेल से। लेकिन ये समझना है कि अस्थायी पवन वो होती हैं कि जो एक निश्चित मार्ग में हमेशा चलती रहती हैं। उनका पथ होता है, निश्चित होता है, और पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती हैं, तो उनको हम अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनें जब, याद रखना, बस बता देता हूँ, अस्थायी पवनें जब धरातल पर उतरती हैं उस पे सागर के तल पे तो चोट मारती हैं, पानी को धक्का देती हैं, ठीक है। अब एक चित्र बना है, मैं उसको भी दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब धक्का देती हैं तो पानी बहने लगता है, तो वो धारा के रूप में बहता है, उसी को हम जलधारा बोल देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है कि अस्थायी पवनें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धाराओं को जन्म देती हैं। धाराओं को, चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे अप्रत्यक्ष हो, क्योंकि विश्व की अधिकांश धाराएं प्रचलित पवनों का ही अनुगमन करती हैं। हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं प्रति 6 महीने पश्चात मानसून की दिशा परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशा बदल लेती हैं। इस पॉइंट को आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, जो अभी मैंने बताया। ऐसी स्थिति केवल हिंद महासागर में होती है, और ये स्पेशली मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और अच्छे से, जिससे आपके समझ में बात ये आए। लेकिन यहाँ याद रखना है कि हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं प्रति 6 महीने पश्चात मानसून की दिशा परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। मतलब ये हुआ कि जिधर हवा चलेगी जलधारा भी उधर चलेगी, और जब मानसून बदल जाता है तो जलधारा भी क्या होगी, बदल जाती है। ये वही बात कर रहा है। बाकी मैं जब हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बहुत डिटेल से आपको ये चीज़ें बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है ना। आगे है उष्णकटिबंधीय मतलब क्या हुआ, कर्क और मकर रेखा के बीच में व्यापारिक पवनें महासागर में पश्चिम से की ओर चलने वाली धाराएं उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। तो जो जलधाराएं होती हैं वो पश्चिम से जो चलती हैं उनको क्या करती हैं, वो उत्पन्न करती हैं, धक्का देकर के उनको बढ़ाती हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंध क्या हुआ, कर्क और मकर रेखा के उत्तर दक्षिण में पछुआ जो पवनें होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर धाराएं प्रवाहित करती हैं, क्योंकि उनकी दिशा वैसे होती है, तो क्या जहां चलती हैं उसी दिशा की ओर ढकेलती हुई चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैप बनाने का प्रयास किया हूँ मैं समझाने के लिए। ये देखो पवन का, देखो यहाँ लिखा है अस्थायी पवनों के कारण कैसे जलधारा उत्पन्न होती है। तो देखो ये सागर है, ये सागर का तल है, सागर तल के ऊपर देखो ये जलधारा बह रही है, और पवनें देखो ये पवन चल रही है, तो पवन चोट मारती है कहाँ, सागर पे। जब चोट मारेगी तो पानी क्या होगा, आगे की ओर बहता चला जाएगा। और ये अस्थायी पवनें हैं, जब ये अस्थायी पवन होकर के हमेशा चलती रहेंगी तो पानी भी तो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो जलधारा उत्पन्न हो गया, और ये जलधारा उत्पन्न एक ही दिशा में हमेशा चलता रहता है। तो अस्थायी पवनों का योगदान होता है किसमें, जलधाराओं की उत्पत्ति में, ठीक है। अब याद रहेगा ये चीज़ बिल्कुल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता अगर कहीं होगी तो कहीं पे जहां तापमान, जब पर समझ लेना, जहां पे तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो वहाँ पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं तापमान कम है तो वाष्पीकरण कम होगा, तो वहाँ पानी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो जहाँ ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ कम पानी की ओर क्या होगा, चलने लगेगा। अभी समझा देता हूँ। यहाँ देखो लिखा है और कि उष्ण सागरों, उष्ण सागर मतलब क्या हो गया, गर्म सागर। गर्म सागरों में जल का घनत्व तापमान ऊंचा रहने पर घट जाता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तथा जल हल्का होकर फैलता है। बहुत सिंपल बात है। तो जल हल्का रहेगा और फैलेगा, जबकि तापमान गिरने से जल का घनत्व अधिक हो जाता है। जब तापमान जो है अधिक घनत्व, जब तापमान कम होगा तो ठंडा पानी रहेगा, और जब ठंडा पानी रहेगा, ठंडा पानी क्या होता है, भारी होता है, तो घनत्व क्या होगा, अधिक रहेगा तथा भारी और ठंडा जल संकुचित होकर नीचे बैठता है। जो भारी और ठंडा जल होता है वो क्या होगा, नीचे बैठेगा, और जब नीचे बैठेगा तो कहीं का जल क्या होगा, उसको उस सतह को भरने के लिए चलने लगेगा। परिणाम स्वरूप गर्म जल धारा के रूप में ठंडे प्रदेशों की ओर प्रवाहित होने लगता है। इसके विपरीत ठंडे भागों का जल गर्म भागों की ओर बहता है। ऐसे ये भी कारण हुआ। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में लेब्राडोर और क्यूराइल की ठंडी जलधाराएं दक्षिण की ओर, जबकि गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो गर्म जलधारा उत्तरी ठंडे प्रदेशों की ओर चलती हैं। ये सब धाराओं के नाम हैं, मैं आगे आगे बताऊंगा जब ये धाराएं आएंगी तो मैं इनकी चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका पहले मैप आपको दिखाते हैं तब समझ में आएगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तापमान में भिन्नता के कारण कैसे, देखो यहाँ तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो यहाँ जल क्या होगा, कम हो गया, क्योंकि पानी सब भाप बन के उड़ गया, तो घनत्व तो क्या हो गया, कम हो गया। जबकि ठंडा, यहाँ ठंडा जल है तो यहाँ क्या होगा, ठंडा जल है तो भारी है, तो वहाँ से जल चलने लगेगा कहाँ, जहाँ जल कम होता है। क्यों, क्योंकि जो सी लेवल है वो हर जगह बराबर है, और यहाँ अगर वाष्पीकरण होगा, जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो वहाँ से जल धाराएं चलना शुरू कर देंगी। तो जल धाराओं की उत्पत्ति में तापमान भिन्नता भी एक कारण माना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जल का खारापन भी इम्पोर्टेंट होता है जलधाराओं के उत्पत्ति में। कैसे, खारेपन की मात्रा कहीं अधिक और कहीं कम होती है। मैं आपको बताया था, मैं नहीं पढ़ाया था, जैसे विषुवत रेखा पे जलधारा लवणता कम होती है, खारापन कम होता है। खारापन मतलब होता है लवणता, ठीक है, खारापन कम होता है, जबकि कर्क और मकर रेखा क्या होता है, लवणता ज़्यादा होती है। अब क्या कह रहा है कि अधिक खारे जल का घनत्व भी अधिक हो जाता है। जब खारा जल होगा, नमक ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जबकि कम खारेपन से उसका घनत्व कम रहता है, ठीक है। अधिक घनत्व वाला जल नीचे बैठ जाएगा, वही सिस्टम, ठीक वही सिस्टम है जो तापमान वाला है। जो जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, पानी क्या होगा, नीचे बैठेगा। फलस्वरूप अपने घनत्व को समान रखने के लिए कम घनत्व के स्थानों से जल अधिक घनत्व की स्थानों की ओर चलने लगता है, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो बहुत सिंपल बात है कि जैसे मान लीजिए दो स्थान हैं ऐसे, यहाँ पे अगर वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो नमक ज़्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा, तो यहाँ तो नीचा हो गया ना जल स्तर, यहाँ ऊंचा है तो वहाँ से जल चलने लगेगा इस स्थान को भरने के लिए। यही लवणता का कारण है, ठीक है। कौन कौन जल धाराएं हैं, इस तरह की धाराएं खुले और बंद सागरों के मध्य चलती हैं, खुले सागर और बंद सागरों के मध्य चलती हैं। अटलांटिक महासागर अपेक्षाकृत कम खारा से जिब्राल्टर जलसंधि से होकर रूम सागरों मतलब भूमध्य सागर की ओर चलने लगता है। यही चलने का यही कारण होता है। मतलब कि ये हुआ, मैं समझा देता हूँ पहले मैप से, ज़रा समझ में आएगा। देखो ये कह रहा है कि इसकी लवणता कम होती है अटलांटिक महासागर की, और भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहते हैं, इसकी लवणता ज़्यादा होती है। लवणता यहाँ ज़्यादा होगी तो पानी यहाँ नीचे बैठेगा, यहाँ पानी ज़्यादा होगा, तो इसी जिब्राल्टर जल संधि होती है नीचे से, यहाँ दो अफ्रीका और यूरोप के बीच में, यहाँ पे जो
जल संधि उसे कहते हैं जो दो सागरों को जोड़ता है, दो पानी क्षेत्र को जोड़ता है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में जो ये हाल पतली सी लकीर है, इसको जल संधि बोलते हैं। उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो यहीं से पानी किधर चला आएगा, भूमध्य सागर की ओर चलने लगता है, जो धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि रूम सागर मतलब भूमध्य सागर की सतह के नीचे जल अंध प्रवाह के रूप में अटलांटिक महासागर की ओर चलने लगता है। इसी तरह की धाराएं लाल सागर, अधिक खारा और अरब सागर के बीच भी चलती हैं। तो जहाँ जल अधिक खारापन होगा वहाँ से जलधाराएं, वहाँ उधर की ओर जलधाराएं चलने लगती है। तो ये भी एक कारण होता है जलधाराओं की उत्पत्ति में। ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति में कोई एक कारण नहीं होता है, उत्पत्ति में बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें एक कारण ये भी है। ठीक है ना, जलधाराओं वाला। महाद्वीपों का आकार। ठीक है, महाद्वीपों का आकार मतलब ये हो गया कि महाद्वीप का आकार कैसा होता है, उस पर भी जलधाराएं डिपेंड करती हैं और जलधाराएं उधर की ओर ही मुड़ जाती हैं। ठीक है ना। लिखा हुआ है कि धाराओं की प्रवाह दिशा पर महाद्वीपों के आकार और बनावट का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा पश्चिम की ओर चलने की अपेक्षा सेंट रॉक अंतरीप ब्राजील से टकराकर उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह अलास्का तट की स्थिति के कारण ही अलास्का जलधारा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। कैसे ये प्रभाव पड़ता है मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जलधारा बनी है, यह है ब्राजील। जलधारा उत्पन्न हुई, यहाँ आई और आकर के यहाँ टकरा गई और टकरा के दो भागों में बट गई। तो जलधारा को दो भागों में किसने बांटा, स्थल ने बांटा ना। अगर ये स्थल ना होता तो जलधारा एक ही होती, लेकिन जब स्थल है तो स्थल की महाद्वीपों की बनावट ने क्या किया, जलधारा को दो भागों में बांट दिया। ऐसे अब ये विषुवत रेखा जलधारा यहाँ चली, यहाँ आके टकरा गई, अब एक धारा इधर एक धारा इधर चली गई। तो महाद्वीपों के जो आकार होते हैं वो भी जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और कारण है तटीय आकृतियां। तटीय आकृतियां वही हो गया कि जो तट के जैसे जो आकार रहेंगे वैसे से धाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे महासागरीय तली की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। जो तलीय आकृतियां होती हैं नीचे, जो जैसे कटक हो गया, जैसे पर्वत हो गया, जैसे आइलैंड हो गया, तो ये लोग भी मिलके क्या करते हैं, जलधाराओं को प्रभावित कर देते हैं और कई भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर बीच मान जलधारा बह रही है और बीच में कोई आइलैंड आ जाए तो जलधारा क्या होगी, दो भागों में बट जाएगी। तो ये दो भागों में धारा किसने बांटा, स्थलाकृतियों ने बांटा ना, तलीय स्थलाकृतियों ने बांटा। जब इन धाराओं के मार्ग में अंतःस्थलीय कटक, वही आ गया ना, कटक आ जाए होते हैं तो धाराएं कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, इधर या इधर मुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब बेबिल टाइमसन कटक को पार करती है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। मतलब ये एक उदाहरण दिया गया है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसी कारण उत्तरी विषुवतीय रेखाओं द्वारा मध्य अटलांटिक कटक को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये भी एक कारण बताया गया, अभी बताऊंगा मैं कैसे मुड़ती हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और कारण है वर्षा का होना। देखो यहाँ पे वर्षा का होना भी एक कारण होता है जलधाराओं की उत्पत्ति में। ठीक है, इन उपरोक्त कारणों के अलावा, जैसे ये सागर तल है और अगर कहीं ज़्यादा वाष्पीकरण होकर के वर्षा ज़्यादा होगी सागर पे भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और सागर पर अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ पे स्वच्छ पानी मिल जाएगा, और जब स्वच्छ पानी मिलेगा तो यहाँ जलस्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, जबकि यहाँ जलस्तर क्या रहेगा, नीचा। तो जलस्तर जहाँ ऊंचा है वहाँ से पानी कहाँ चलने लगता है, जहाँ जल कम होता है। इसको पूरा करने के लिए तो जलधाराएं इसके कारण भी चलती हैं। ठीक है, तो वर्षा जहाँ होती है वहाँ से जहाँ वर्षा नहीं होती है उधर की ओर भी पानी चलने लगता है, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बनाया भी है ऐसे, यहाँ पानी ज़्यादा हो गया तो जल धारा के रूप में देखो चलने लगा। ठीक है, तो जल धाराओं की उत्पत्ति में ये कुछ प्रमुख कारण हैं, इनको याद रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो जल धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर भागेंगी, अपोजिट भागती हैं। ठीक है ना, उन्हीं को हम जलधारा कहते हैं। जैसे एक चीज और आप लोग गौर करना हो किया होगा, कभी नाव चलते हुए देखा है सागर में? जब नाव चलती है तो पानी पीछे की ओर भागता है कि नहीं भागता है? भागता है। बस सेम यही कंडीशन है जलधाराओं के साथ। ठीक है, यही सेम कंडीशन जलधारा के साथ है। जलधारा भी पीछे की ओर क्या होती है? पानी पीछे की ओर भागने लगता है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी, ठीक है, तो पानी कहाँ भागेगा? पीछे की ओर भागेगा। ठीक है ना, यही चीज है। अब हम लोग एक एक महासागरों की बात करेंगे, किस महासागर की में कौन सी जलधाराएं बहती हैं। ठीक है, हम इनकी चर्चा पहले कर लेते हैं, किस महासागर में कौन जलधारा बहती है, कौन जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है, इसकी भी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, एक यहाँ मैंने टेबल बनाया है और मैंने यहाँ बांट दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा कौन सी है वो मैंने लिख दिया है, और ठंडी जलधाराएं कौन सी वो मैंने लिख दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसी तरह दक्षिण अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है, इसकी भी मैंने चर्चा यहाँ पर किया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। तो मैंने आपको सिंपल बताया है कि जो जलधारा ये जलधाराएं हैं, ये सब नाम पे हैं। जहाँ जलधारा पहुँच जाती है वहाँ उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस देश में जलधारा पहुँच जाती है, जिस देश के किनारे, वहाँ उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखना। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया कि जो जलधारा, देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है, समझाने प्रयास में करूँगा अभी करके, ध्यान समझना। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को दो भागों में बांट दिया है। इधर वाला उत्तरी अटलांटिक महासागर है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ध्यान से समझना सब लोग, ध्यान देना। मैंने क्या बताया अभी कि जो जलधारा विषुवत रेखा से पोल की ओर आए, वो क्या होगी? वो हमेशा गर्म होगी। और जो जलधारा पोल से विषुवत रेखा की ओर आए वो क्या होगी? वो ठंडी होगी। मैंने बता दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना, चीजें समझ में आ जाएंगी। और उनका प्रभाव, हाँ, जलधाराओं का प्रभाव भी क्या पड़ता है वो भी मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि जलधाराओं की उत्पत्ति में कारण कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, ये भी मैंने बता दिया तरीका कैसे याद करना है आपको। ठीक है ना, अब आपका काम ये रहेगा कि जलधारा को हमें याद कैसे करना है और कौन जलधारा कहाँ पे किस नाम से जानी जाती है। तो जो देश के पास जलधारा पहुँच जाती है वही नाम उस जलधारा का रख दिया जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। चलते हैं, शुरू करते हैं। फिर यहाँ गौर करना, ध्यान समझना, पहले बहुत ध्यान समझना। हम पहले बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। ध्यान समझना बेटा सब लोग, जैसे ध्यान देना। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, तो जो जल होगा वो हल्का है। ध्यान समझना, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है तो जल हल्का है। तो जल हल्का है तो कहाँ भागेगा? पीछे की ओर। जब पीछे की ओर भागेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं जलधारा। ठीक है, अब गौर करना। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमी तो अटलांटिक महासागर में जलधारा चलने लगी। किधर की ओर? अपोजिट, पूरब, पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। ये दो भागों में बट गई, एक चली गई नॉर्थ में, एक चली गई साउथ में। ठीक है ना, ध्यान देना। अब जो धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसका नाम क्या रखा गया?
दक्षिणी विषुवतीय धारा। लेकिन ये धारा बेटा कैसे होगी, तो एक जल धारा कैसी होगी, गर्म होगी। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा के पास इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, विषुवत रेखा के पास हुई है। अब ये जल धारा चलना शुरू किया, यहाँ आई और ब्राजील के पास पहुंची, तो ब्राजील से टकरा गई, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राजील धारा। क्या नाम पड़ गया, ब्राजील धारा। अब ब्राजील धारा चलना शुरू कर दिया, यहाँ पहुंची, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गई, यहाँ क्या है, गर्म जलधारा है, और इधर यहाँ पे एक आइलैंड है फॉकलैंड, ये फॉकलैंड आइलैंड है, और यहाँ से जलधारा चलने लगती है कौन सी, ठंडी जलधारा, इधर से इधर की ओर, और दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं। ब्राजील धारा और फॉकलैंड धारा ठंडी है, इधर मिल जाती हैं, और जहाँ दोनों जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पर जो है कोहरे का विकास होगा, और वहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वहाँ प्लैंकटन नामक पौधा उत्पन्न होता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन किया जाता है, यहाँ कोहरे का विकास हो जाता है। तो देखो ध्यान से, अब गौर करना, ब्राजील धारा कैसी है, गर्म, दक्षिणी विषुवतीय धारा कैसी है, गर्म है। अब ये जलधारा जहाँ जाएगी, ध्यान समझना, ये पहुँच गई नीचे जो है साउथ में, यहाँ पे स्थल कम है, तो यहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं, तो हवाओं के प्रभाव के कारण जो जलधारा उत्पन्न हुई है उसका नाम रखा गया है पश्चिमी पवन अपवाह। पश्चिमी पवन अपवाह कहते हैं क्यों, कि पश्चिम से पूर्व की ओर जलधाराओं को चलाती है ये, ठीक है। तो ये जलधारा पूरे ग्लोब पे जलधारा चलती रहती है, इसी ऐसी एक ही दिशा में चलती रहती है, लेकिन ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करना कि यहाँ पे ब्राजील धारा और यहाँ पे फॉकलैंड जलधारा जो ठंडी जलधारा है, दोनों के मिलने से मछली उत्पादन का क्षेत्र बन जाता है। फिर यहाँ गौर करना, यही जलधारा, ठीक है, गौर करना, यही जलधारा आई और आकर के यहाँ ठंडी जलधारा में बदल गई, और ऊपर जा करके ये ऊपर गई और जा करके यहाँ पर एक बेंगुला नामक शहर से टकरा गई। जब टकरा गई तो उसका नाम क्या पड़ गया, बेंगुला धारा। अब बेंगुला कहाँ है, अफ्रीका में एक देश है अंगोला, वहाँ उसका एक शहर है। तो पहली बार जलधारा आकर के वहीं टकराती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेंगुला धारा। अब चूंकि बेंगुला धारा ठंडी है गर्म हुए, ये सवाल बनता है, तो जलधारा कैसी है, ठंडी है। जलधारा कैसी है बेटा, ठंडी जलधारा है ये। क्यों ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये देखो, ये पोल से कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की ओर। तो जब पोल से विषुवत रेखा की ओर जाएगी तो जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और यही जलधारा जा करके फिर देखो विषुवत रेखा के पास दक्षिण विषुवतीय धारा से मिल गई। अब यहाँ गौर करना, यही जलधारा आई और आकर के ठंडी जलधारा है, और आकर के फिर किसमें मिल गई, दक्षिण विषुवतीय धारा में। अब ये साइकिल पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अब यही साइकिल हमेशा चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी रुक नहीं रही है, तो जलधारा भी नहीं रुकेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है ना। बस उसके नाम बदल जाएंगे, जिस तट के पास पहुंचेगी वही उसका नाम हो जाएगा। तो हमें तब तट के पास अगर याद रखेंगे तो हमें चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए मैप से बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब गौर करना, फिर से बता देता हूँ, ये जलधारा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है, तो पानी कहाँ भागेगा, पीछे की ओर। तो जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसे क्या कहेंगे, दक्षिण विषुवतीय धारा। ये आकर के ब्राजील से टकराई, ब्राजील की ओर बढ़ने लगी, तो जलधारा कैसी है, गर्म है। यहाँ से फॉकलैंड जलधारा चलती है, वो ठंडी जलधारा है, इसके मिलने से यहाँ पे प्लैंकटन नामक पौधा होता है और मछली उत्पादन किया जाता है। यही जलधारा आगे बढ़ गई कट करके, और आकर के पश्चिमी वायु उपवाह ठंडी जलधारा से मिल गई, और फिर यही जलधारा एक भाग इधर चला गया हिंद महासागर में, एक भाग ऊपर की ओर आया और आकर के बेंगुला धारा से टकरा गया। तो बेंगुला शहर से टकराया तो नाम क्या पड़ गया, बेंगुला धारा। लेकिन धारा कैसी है, ठंडी है, और आकर के एक साइकिल को पूरा कर लिया, ठीक है। तो साइकिल हमेशा चलता रहता है, ठीक है। अब गौर करना, प्रभाव क्या पड़ता है जलधारा का, ठीक है, समझा देता हूँ, फिर एक एक करके मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। कह रहा है, अब गौर करना, जो ये बेंगुला धारा है ये ठंडी है बेटा, तो लोग ध्यान समझना। तो जब ठंडी जलधारा बहती है तो आसपास की हवा को भी क्या कर देगी, वो ठंडा कर देगी। तो जब आसपास की हवा ठंडी हो जाएगी तो वहाँ वाष्पीकरण होगा, नहीं होगा। और जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो वहाँ किसका विकास हो जाएगा, मरुस्थल का विकास हो जाएगा। तो अफ्रीका में 2 मरुस्थल,
नामी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल का निर्माण कौन कर दिया? बेंगुला जलधारा ने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जलधारा ठंडी है और ठंडी जलधाराएं वाष्पीकरण नहीं करती हैं, और जब वाष्पीकरण नहीं करेंगे तो बादल बनेगा नहीं, और जब बादल नहीं बनेगा तो वर्षा होगी नहीं, और जब वर्षा नहीं होगी तो वहाँ क्या बन जाएगा? मरुस्थल का विकास हो जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ गौर करना, जहाँ जहाँ गर्म जलधाराएं हैं वहाँ पे क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वाष्पीकरण ज़्यादा होने से वहाँ वर्षा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इधर यहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है ब्राज़ील के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल का विकास हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल बनेगा नहीं और वर्षा होगी नहीं। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट हमें भूलना नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है ना? तो मैंने अभी तक किसकी बात किया है? अभी तक मैंने जो है, देखो यहाँ पे मैंने ये बना भी दिया है लोकेशन में कि ठंडी जलधारा को इससे दिखाया हूँ, इस पेन से, और गर्म जलधारा को रेड पेन से दिखाया हूँ। ठीक है। तो दक्षिणी विषुवतीय धारा, अगर हम बात करें दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम छोटे छोटे क्षेत्रों की बात करेंगे तो हमें याद कैसे जल्दी होगा। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में टोटल कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं हैं। 3 ठंडी हैं और 2 गर्म हैं। ठंडी कौन कौन सी हैं? फॉकलैंड, पश्चिमी वायु अपवाह और बेंगुला, ये ठंडी जलधाराएं हैं 3। और दक्षिण विषुवतीय धारा और ब्राज़ील धारा कैसी है? गर्म। तो 5 जलधारा हो गई, और पांचों का नाम, अब पांचों आपको याद रहेगा, पांचों का कैसे कैसे होगा, बात समझ में? और कौन किसका निर्माण कर रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना बहुत सिंपल है, जहाँ गर्म जलधाराएं पड़ती हैं वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वहाँ आसपास वर्षा ज़्यादा होगी तटों पर। और जो ठंडी जलधारा हैं वहाँ वो आसपास की हवा को ठंडा कर देती हैं, तो वाष्पीकरण नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे मरुस्थल का विकास हो जाएगा। तो इस मरुस्थल का जो नामी व कालाहारी मरुस्थल है, इसका निर्माण किसने किया? बेंगुला जलधारा ने। ठीक है ना? अब मैं पढ़ देता हूँ सबके बारे में। देखो यहाँ लिखा है बेंगुला जलधारा, जो जो जलधारा आएगा मैं उसके बारे में पढ़ दूंगा। बेंगुला जलधारा, देखो लिखा है, यह ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है। देखो पश्चिमी तट पर चल रही, नहीं चल रही है? ठीक है। देखो ये अफ्रीका है और ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा सबको? फिर आगे क्या लिख रहा है? इसके प्रभाव स्वरूप अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में नामीब और कालाहारी मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है। अब समझ में आ गया क्यों हुई है? क्योंकि ये ठंडी जलधारा है और ये वर्षा नहीं करेगी। ठीक है। तो कालाहारी और नामी मरुस्थल का निर्माण कौन जलधारा करती है? बेंगुला जलधारा करती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आईएएस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इसके कारण ही नामी मरुस्थल के तटीय भागों में सील मछलियां आकर रहती हैं, जबकि ये उच्च अक्षांशों में ठंडे प्रदेशों की जीव हैं। अब यहाँ गौर करना, ये क्या कह रहा है कि जो सील मछली होती है ये पाई जाती है कहाँ? पोल पे, यहाँ पाई जाती है, यहाँ। लेकिन ठंडी जलधारा के कारण ये मछली कहाँ तक पाई जाती है? अफ्रीका के यहाँ तक, जबकि वहाँ नहीं पाया जाना चाहिए था। लेकिन क्यों पाई जाती है? क्योंकि जलधारा ठंडी है और वो यहाँ भी ठंडी है, तो लेकर के यहाँ तक मछली चली जाती है। ठीक है ना? तो ये सब प्रभाव पड़ता है ठंडी जलधाराओं का। ठीक है ना? इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे ब्राज़ील जलधारा की। ब्राज़ील जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखो दिया है दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा। तो यह लिखा है, यह जलधारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी दक्षिणी अमेरिका के तटों से लगभग 20 से 30 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है। सेंट रॉक द्वीप के टकराने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाती है। प्रथम उत्तरी विषुवतीय धारा और जो ट्रिनिडाड होके जाती है, और दूसरी विषुवतीय धारा क्या है? ब्राज़ील तट के सहारे गुजरते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है। तो वही वह दिया हुआ है, देखो यहाँ पे समझाया गया है जो। ठीक है, ये यहाँ पे जो समझाया गया है ये वही समझाया गया। दक्षिण विषुवतीय धारा है,
यहाँ के टकराई, एक उत्तर में चली गई, एक दक्षिण में चली आई। तो जो दक्षिण में चली आई इसी का नाम क्या रख दिया गया, ब्राजील जलधारा। ठीक है ना। याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं उत्तरी। ठीक है, उत्तरी जो है बात कर लेते हैं उत्तरी विस्वतीय धारा की। ठीक है, उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर में कौन कौन जलधाराएं बहती हैं। हमने दक्षिण के बारे में बता दिया, अब हम उत्तर की ओर चलेंगे। तो इसमें जो रेड पेन से दिखाया गया है वो सब गर्म जलधाराएं हैं, और जो ब्लू पेन से दिखाया गया है वो ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, अब यहाँ गौर करना, ध्यान समझना। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तब विषुवत रेखा, पानी कहाँ भागेगा, पीछे की ओर। देखो यहाँ ध्यान से। अब जो विषुवत रेखा के उत्तर में जलधारा बह रही है उसका नाम क्या रखा जाएगा, उत्तरी विस्वतीय धारा। ये धारा आगे बढ़ी, पहुंची कहाँ, कैरिबियाई क्षेत्र में। लेकिन जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा से ये कहाँ जा रही है, पोल की ओर। ये जलधारा यहाँ चलना शुरू किया, अब पहुंची कहाँ, कैरिबियाई सागर में। तो नाम क्या पड़ गया इसका, कैरिबियन धारा। लेकिन जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। ये जलधारा पहुंची मैक्सिको की खाड़ी में। तो मैक्सिको की खाड़ी में पहुंची, का नाम क्या पड़ गया, मैक्सिको की खाड़ी की जलधारा। मैंने क्या बताया आपसे, जलधारा एक ही है, लेकिन जहां पहुंची है, जिस तट के पास पहुंचती है वहां उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये पहुंची कहाँ, फ्लोरिडा के पास। यहाँ फ्लोरिडा है अमेरिका में, तो नाम क्या पड़ गया, फ्लोरिडा धारा। ये धारा आगे बढ़ी, जब यहाँ बढ़ती है तो इसकी स्पीड ज़्यादा तेज हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी है, गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा से होते हुए आ रही है। और यही जलधारा होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, नॉर्वे। तो नॉर्वे जब पहुँचती है तो यहाँ पर ये गर्म ही रहती है। क्यों, क्योंकि पोल से जा रही है कहाँ, ये विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है, पोल की ओर। तो ये गर्म ही रहती है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, नॉर्वेजियन जलधारा। लेकिन यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्वे तो है पोल पे, तो यहाँ जलधारा कैसे चलनी चाहिए, गर्म ठंडी चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ गर्म जलधारा चल रही है, कौन सी, नॉर्वेजियन। क्यों, क्योंकि यही जलधारा सीधे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम यहाँ नॉर्वे से जाके टकराती है सीधा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नॉर्वेजियन धारा। लेकिन जलधारा कैसी है, गर्म है। यही गर्म जलधारा के कारण ही जो है मुर्मांस्क नामक बंदरगाह, जो वहाँ मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, यहाँ पे मुर्मांस्क नामक बंदरगाह है रसिया का, गर्म जलधारा के कारण बर्फ पिघल जाती है। तो आसपास जब बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ पे बंदरगाह चलने लगता है। ठीक है, तो बंदरगाह जब चलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, नाव फंसेगी नहीं बर्फ में, और नहीं तो नाव फंस जाएगी तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो इसी नॉर्वेजियन जलधारा के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे गर्म गर्म क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पे हमेशा बंदरगाह चलते रहते हैं। ठीक है, तो गर्म, अब यहाँ गौर करना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधाराएं कौन कौन हैं, उत्तरी विस्वतीय धारा, कैरिबियन धारा, मैक्सिको की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्वेजियन जलधारा। ये सब जलधारा कैसी हैं बेटा, सब गर्म जलधाराएं हैं। देखो यहाँ से इसे चली और यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं गर्म जलधाराएं, ये जो चलती हैं वहाँ। और जहाँ जहाँ गर्म जलधाराएं चलेंगी वहाँ बारिश क्या होगी, बारिश बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, कि ये वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वाष्पीकरण करेंगी तो वर्षा बहुत ज़्यादा कराती हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। ठंडी जलधाराओं की अगर बात करें तो यहाँ पे ये लेब्राडोर यहाँ पे है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लेब्राडोर जलधारा। ये ग्रीनलैंड है तो नाम क्या, और ग्रीनलैंड के पूर्व में बह रही है तो नाम क्या पड़ गया, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। ठीक है ना, तो ये वही है, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अब गौर करना, जब यहाँ गर्म जलधारा चलती है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा करती है, तो यहाँ पानी कमी हो जाती है, तो पोल से गर्म ठंडी जलधाराएं चलने लगती हैं और नीचे की ओर। ठीक है, और ये गौर करना, जो अब यहाँ गौर करना, आके लेब्राडोर से टकरा गई तो नाम क्या पड़ गया, लेब्राडोर धारा। और यहाँ गौर करना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, यही लेब्राडोर धारा आके गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाती है। जब गल्फ स्ट्रीम से टकराती है तो यहाँ कोहरे का विकास हो जाता है। ठीक है, कोहरे का विकास हो जाता है, और इसी कारण जो है यहाँ पर जो है मछली उत्पादन ज़्यादा होता है।
जहाँ याद रखना, जहाँ पे भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलेंगी वहाँ पे कुहरे का विकास क्या होगा, ज़्यादा होता है। और वहाँ कुहरे विकास होने से प्लैंक्टन नामक पौधा होता है जिसको मछलियाँ खाती हैं और वहाँ मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब गौर करना, यहाँ है पूर्वी ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, इसके पूरब में जो जलधारा बहती है उसी का नाम क्या रख दिया गया, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। लेकिन जलधारा कैसी है, ठंडी है। क्यों, क्योंकि पोल से आ रही है कहाँ, विषुवत रेखा की ओर। ठीक है ना। अब गौर करना, यही जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा होते हुए जब आती है तो यहाँ गल्फ स्ट्रीम से टकराने के बाद ये क्रॉस करके साउथ की ओर बहते हुए पहुंचती है किनारी द्वीप के पास। यहाँ किनारी नामक आइलैंड है और वहां पहुंचने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, किनारी धारा पड़ गया। ठीक है, जलधारा। क्यों, क्योंकि किनारी जलधारा से वो किनारी आइलैंड से टकरा गई तो नाम चेंज हो गया। मैंने क्या बताया अभी, जहां जलधारा पहुंचेगी वहीं उसका नाम चेंज होता चला जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, ये इतना याद रखना आप लोग। ठीक है। अब गौर करना, किनारी जलधारा कैसे आपको दिख रही है, ठंडी। जलधारा कैसी है बेटा, ठंडी है। क्यों, क्योंकि देखो ये पूर्वी ग्रीनलैंड धारा भी ठंडी है, वही जलधारा क्रॉस होकर के यहाँ पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ जब पहुंची तो ठंडी है, तो ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं, और आकर के जलधारा किसमें मिल गई, विषुवत रेखा में फिर मिल गई। तो ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है। अब गौर करना, अगर ठंडी जलधारा है तो जब ठंडी जलधारा यहाँ चलेगी तो यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वाष्पीकरण, क्यों, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा आसपास के क्षेत्रों में जब चलती है तो वो गर्म नहीं रहती है। ठीक है, तो आसपास क्षेत्रों में जब गर्मी नहीं रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, बादल नहीं बनेगा तो वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पे अफ्रीका के इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। इसी कारण यहाँ पर जो मरुस्थल का विकास हुआ है वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बेटा, तो सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल का निर्माण किस धारा ने किया है, किस जलधारा ने किया है, तो कौन जलधारा किया है, किनारी जलधारा ने किया है। क्यों, क्योंकि यह ठंडी है तो वाष्पीकरण नहीं करेगी तो यहाँ पे पानी नहीं बरसेगा, और जब बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जलधारा, वहाँ पे मरुस्थल का विकास हो जाएगा। तो बेंगुला जलधारा के कारण जो है नामिब और कालाहारी मरुस्थल बना है, और किनारी जलधारा के कारण कौन सा मरुस्थल बन गया, सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये मैंने बना दिया है आपको, मैंने सारे जलधारा को समझा भी दिया है। ठीक है, आपका काम क्या है, इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर धाराओं के बारे में, और इसका मैंने एक टेबल पहले ही दे रखा है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ रहेगा, तो आपको आप इसको याद करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। बस इसमें समझना यही है कि कौन जलधारा कहाँ बहती है, उसका नाम क्या है और कहाँ से वो आ रही है। अगर वो पोल से आएगी, मैं बार बार इसलिए इस शब्द का यूज कर रहा हूँ, अगर ये पोल से आएगी विषुवत रेखा की ओर तब वो ठंडी रहेगी, और जो विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगी वो क्या रहेंगी, गर्म रहेंगी। ठीक है, यही ट्रिक है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर की। ठीक है ना, लेकिन कुछ और जलधाराओं की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा है जो प्रमुख जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की, मैंने उनके बारे में करके बता भी दिया। जैसे यहाँ लिखा है किनारी जलधारा, देखो मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली यह एक ठंडी जलधारा है, अभी मैंने समझाया आपको। यह अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर बहती है। वास्तव में किनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा का ही एक बड़ा हुआ दक्षिणी भाग है। इसकी गति 8 से 30 किलोमीटर प्रति मील होती है। इसके फलस्वरूप सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। तो सहारा मरुस्थल की उत्पत्ति किसने किया है, किनारी जलधारा ने किया है। ठीक है ना, ये बात याद रखना।
क्योंकि वो ठंडी है तो वाष्पीकरण होगा नहीं, और जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है ना बेटा, इसलिए जो है ठंडी जलधारा जहाँ भी बहेगी वहाँ पे मरुस्थल जरूर बनेगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना। इसके बाद में मैंने अभी बताया एक धारा थी लेब्राडोर जलधारा, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, और ये जो है अपने साथ बड़े बड़े हिमखंड भी लेके आती है और आकर के ये गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। देखो यहाँ लिखा है गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। ठीक है ना। देखो ये गल्फ स्ट्रीम है और लेब्राडोर धारा है, आके यहाँ मिली कि नहीं मिल गई। ठीक है ना, तो आके यहाँ मिल जाती है। ठीक है ना, ये वही समझाया गया है। इसके अलावा कनारी, लेब्राडोर, बेंगुला। ठीक है, अंगुलास धारा क्या है उसको अलग बताऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद देखो फॉकलैंड, यहाँ फॉकलैंड के बारे में भी दिए रखा है। देखो यहाँ अभी आपको बताया ना फॉकलैंड जलधारा बहती है वहाँ, यहाँ दिया है अटलांटिक महासागर का दक्षिणी ठंडा फॉकलैंड जलधारा के रूप में अमेरिका के उत्तर पूर्वी पर अर्जेंटीना को प्रभावित करती है। ठीक है, और ये इस जलधारा के कारण जो है देखो यहाँ लिखा अटलांटिक महासागर हिमखंड दक्षिणी अमेरिका के तट तक आ जाते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ गौर करना। ये देखो यहाँ लिखा है, ये जो फॉकलैंड जलधारा यहाँ पर जब बहती है तो यहाँ से बहुत सारा बड़े बड़े जो उसके बर्फ के पहाड़, जो पत्थर, वो भी बहा के ले आती है। कहाँ, यहाँ इस तट पर, अर्जेंटीना के तट पर। ठीक है ना, वही वो बात कर रहा है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, देखो ये है गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत गर्म होती है। सारी जलधाराओं सबसे गर्म जलधारा यही है गल्फ स्ट्रीम। और ये देखो ये आके यहाँ पहुँच जाती है तो नाम इसका क्या हो जाता है, नॉर्वेजियन जलधारा हो जाता है। ठीक है ना। पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा है गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन द्वारा 1513 में की गई थी। यह एक चौड़ी और गर्म जलधारा वाली जलधारा है। 40 उत्तरी अक्षांश के पास लेब्राडोर ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके कारण ही पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी तो यूरोप तुल्य जलवायु मतलब ये हो गया कि यूरोप के क्षेत्र में वर्षा यही कराती है। देखो ये जैसे ये पश्चिमी यूरोप है, तो यहाँ जब ये गर्म जलधारा बहती है तो यहाँ आसपास क्षेत्रों में वर्षा बहुत कराती है। इसलिए देखो यूरोप में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा जहाँ बहेगी वहाँ तापमान क्या करेगी, बढ़ा देगी, और जब तापमान बढ़ा देगी तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कह रहा है ये, इससे यूरोप सर्दियों में तुलनात्मक रूप से गर्म रहता है। सर्दी में भी गर्म रहता है यूरोप। क्यों, क्योंकि ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा है, तो जहाँ जहाँ बहती है वहाँ की बर्फ को क्या करती है, पिघलाते हुए आगे बढ़ती है। बर्फ पिघला देती है चारों तरफ, और जब बर्फ पिघल जाती है तो वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वर्षा भी ज़्यादा होगी और वहाँ ठंडी भी कम पड़ेगी। तो यूरोप में इसीलिए बहुत सुहाना मौसम होता है और लोग घूमने उमने बहुत जाते हैं यूरोप में। इतनी ठंडी होने के बावजूद भी यूरोप में जो है ठंडी कम होती है। ठीक है, ठंडा प्रदेश होने के बावजूद भी, तो उसके पीछे कारण क्या है, यही गल्फ स्ट्रीम कारण है। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, यह यूरोप के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सर्दियों में बंदरगाहों को खुले रखने के योग बना देती है। जो उत्तर में सबसे नॉर्थ में बंदरगाह होते हैं, जो बर्फ जमे होने चाहिए, वो जम नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ये बर्फ जमने नहीं देती है। कौन, गल्फ स्ट्रीम, जो जिसे हम नॉर्वेजियन जलधारा भी कहते हैं। ठीक है ना, वही बारे में दिया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ फ्लोरिडा जलधारा है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अटलांटिक परिध्रुवीय जलधारा, ये भी वहाँ दिया गया है। ठीक है, इसी को उत्तरी पपुआ भी कहा जाता है। ठीक है ना। लेब्राडोर जलधारा, इसके बारे में भी यही बता दिया गया है। ठीक है ना।
देखो यहाँ लिखा है न्यूफाउंडलैंड के निकट ठंडे और गर्म जल के मिलने के कारण घना कोहरा छाया जाता है और मछलियों के विकास के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध रहती है। और मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि टेक्टोनिक जहाज भी न्यूफाउंडलैंड के पास टकराया था, टाइटैनिक जहाज, ठीक है। तो कोहरे के कारण टकराया था। कोहरा किसका हुआ था? यही लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलने से ही कोहरे का विकास हुआ था, ठीक है। फिर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, फिर ब्राजील जलधारा है, ठीक है। फिर हम लोग सीधे जो है प्रशांत महासागर की जलधाराओं की चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो जलधारा देखो टोटल महासागर है 5, लेकिन जलधाराएं चलती हैं केवल 3 में, अटलांटिक में, प्रशांत में और हिंद महासागर में। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा जलधारा का नाम देगा, पूछेगा ठंडी है कि गर्म है। तो ठंडी गर्म का मैं तरीका आपको बता दिया। फिर पूछा जाएगा आपको कि जलधाराएं किस महासागर में चलती हैं, उनका नाम दे देगा। जैसे ब्राजीलियन जलधारा कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नॉर्वेजियन कहाँ चलती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ऐसे से जलधाराओं के नाम हैं वो, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी हम लोग कल जो है प्रशांत महासागर की जलधाराओं को पढ़ेंगे और फिर हम लोग सीधे हिंद महासागर जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ बना दिया गया है, मैप यहाँ भी बनाया गया है। देखो यहाँ पे जलधारा बह रही है, तो इसको मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ पे बताया गया है सब, ठीक है। तो कौन कौन जलधारा कहाँ बहती है इसको चर्चा मैं करूंगा और फिर इसके बाद सीधे जो है हिंद महासागर पहुंचूंगा और हिंद महासागर जलधाराओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हिंद महासागर जलधाराओं के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो कल हम इसकी भी चर्चा करेंगे पूरा, ठीक है, जिससे आप लोगों को हर चीज़ समझ में बिल्कुल आ जाए, ठीक है, और कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग हिंद महासागर में वो प्रशांत महासागर जलधारा और हिंद महासागर जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। आपका काम क्या है कि आप इसको पढ़िएगा, आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो देखिएगा और कहीं अगर डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जलधाराएं इतना इंपॉर्टेंट होती हैं कि याद नहीं हो पाती हैं जल्दी, ठीक है, समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग फिर कल क्लास में इसके आगे मिलते हैं और प्रशांत महासागर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।